नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कर्नाटक के लिए सभी पार्टियों एकदम धुआंधार चुनाव प्रचार में आज जुटी हुई थी। ये धुआंधार चुनाव प्रचार खत्म भी हो गया। 10 मई को वहां मतदान है और कर्नाटक में क्या होगा ये सवाल अब सबके सामने है, जो कि 13 मई को उसके नतीजे सामने आ जाएंगे। फिर क्या एग्जिट पोल, क्या ओपिनियन पोल, जो बोल रहे हैं वो सब बोल रहे हैं। लेकिन आज बात हम कर्नाटक की नहीं करने वाले। देखिए, ये साल जो है वो एक सियासी लिहाज से बड़ा अहम वर्ष है। राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। साल के अंत में 6 और राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और इनमें से एक है राजस्थान, जहां की राजनीति पहले से ही गरमाई हुई है। आप जानते ही हैं, वहां पर मतलब एक मुख्यमंत्री हैं जो कि अपनी ही पार्टी में एक और सदस्य को गद्दार, निकम्मा, नाकारा ये सब बोल चुके हैं। और जिनको बोला गया है सचिन पायलट, वो अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर बैठे रहते हैं। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस का अंदरूनी संघर्ष दिलचस्प बना हुआ है और रविवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान ने इसे और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के साथ खींचातान के बीच अशोक गहलोत ने यह कह दिया कि 2020 में जब सचिन पायलट ने बगावत की थी, उस दौरान बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व विधानसभा स्पीकर कैलाश मेघवाल और बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने उनकी सरकार बचाने में मदद की। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। अशोक गहलोत ने एक तरीके से वसुंधरा राजे को बोला कि थैंक यू, आपने मेरी सरकार गिरने से बचाई। और ये गहलोत कहां बोल गए? वसुंधरा राजे के गृह क्षेत्र धौलपुर में उन्होंने ये बयान दिया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी की साजिश से कांग्रेस में बगावत हुई और केंद्रीय मंत्री, उन्होंने आरोप लगाए अमित शाह पर, गजेंद्र सिंह शेखावत पर और धर्मेंद्र प्रधान पर कि ये लोग सब चाहते थे कि मेरी सरकार गिर जाए, लेकिन इनकी साजिश कामयाब नहीं। क्या कहा अशोक गहलोत ने, आइए पहले वो सुनते हैं। जब शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी, गौरव सिंह जी की। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने। क्या गलत किया उन्होंने? क्या गलत कहा उन्होंने? और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने? इसलिए बड़ी सरकार बची है। तो आपने सुना उनका ये एक बयान है। इसी बयान में वो आगे ये बोलते हैं कि भला हो वसुंधरा राजे का कि उन्होंने हमारी सरकार बचाई। दरअसल जुलाई 2020 में गहलोत सरकार में उप मुख्यमंत्री और उनके 18 वफादारों ने गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ झंडा उठाया था। करीब 1 महीने रहा वो संकट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के दखल के बाद खत्म हुआ और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। उस दौरान पायलट समर्थक विधायक लगातार हरियाणा के गुरुग्राम में एक होटल में रहे थे। तब गहलोत समर्थकों ने आरोप लगाया था कि पायलट समर्थक विधायक हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार के संरक्षण में वहां रहे। गहलोत का आरोप है कि बीजेपी ने राजस्थान में बगावत के लिए कांग्रेस विधायकों को पैसे बांटे, लेकिन वो हैरान हैं कि वो पैसे वापस क्यों नहीं मांग रहे। मैंने एमएलए को कहा है, तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो। तुमने खर्च कर दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे। वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कह करके उनका पहले वापस दो। आप लोग दबाव नहीं रहे, आप ईमानदारी से काम कर सको और मैं पूरा साथ दूंगा आपका। अशोक गहलोत के इन आरोपों पर सचिन पायलट या उनके समर्थक विधायक तो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन वसुंधरा राजे ने गहलोत पर तुरंत पलटवार किया। रविवार देर रात जारी एक बयान में वसुंधरा राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा मेरी प्रशंसा उनकी एक बड़ी साजिश है। आप सोचिए, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की तारीफ एक चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कह रही है कि मेरी तारीफ एक साजिश है। 2023 के
वो कहती हैं वसुंधरा राजे, 2023 के चुनाव में ऐतिहासिक हार से बचने के लिए वो झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं। रिश्वत अपराध है और अगर उनके विधायकों ने पैसे लिए हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दायर होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा अपमानजनक बयान इसलिए दिया क्योंकि उनकी पार्टी में बगावत हो रही है। जहां तक खरीद फरोख्त का सवाल है, गहलोत खुद उसके मास्टरमाइंड है, यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो भी सारी चीजें हो रही हैं ये अशोक गहलोत खुद करवा रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भेदभावपूर्ण आरोप लगाया है, जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सब जानते हैं। अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। शेखावत ने अपने पहले ट्वीट कर इन आरोपों को पूरी तरीके से झूठ बताया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं, उन्होंने क्या बोला आपको वो दिखाते हैं। वो कहते हैं, नंबर 1 के झूठे हैं गहलोत, इतने ही सच्चे हैं तो करोड़ों लेने वालों पर केस क्यों नहीं दर्ज कराया अब तक। ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है जिसे जीतने के लिए गहलोत जी हर नाजायज तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। वे अपने विरोधी खेमे को गद्दार साबित करना चाहते हैं। यह मुद्दा इतना गर्म हो गया है कि ट्वीट करने के बाद शेखावत ने बयान भी दिया और गहलोत को घेरने की कोशिश की। बीजेपी के कई और नेता गहलोत के खिलाफ उतर गए। जिन लोगों के बारे में उन्होंने कहा है, आदरणीय वसुंधरा जी हम सब की वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। उनके लिए इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान केवल अपने राजनीतिक हित के लिए और अपने विरोधियों को, अपने ही दल में अपने विरोधियों को को मैसेज देने के लिए इस तरह का बयान देना, मैं चाहूंगा कि अशोक गहलोत साहब खुलासे के साथ में ये बात कहें कि कब, कहां और किस तरह से उनका सहयोग किया गया था। ये जो है अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालने की परंपरा राजस्थान में नहीं थी। अशोक गहलोत साहब, आप इस तरह की परंपराएं शुरू करके जो है राजस्थान में अच्छा संदेश नहीं दे रहे। पूरा जितना कंफ्यूजन कर सकते हैं करने की कोशिश हो रही है, जितना भ्रमित कर सकते हैं करने की कोशिश हो रही है, और जितना पैसा लूट सकते हैं वो लूट मची हुई है। वो जब बोल रहे हैं कि मैं पैसे दूंगा, वो तो झूठ नहीं हो सकता ना। बाकी तो हम बोल सकते हैं मन गढ़ंत है, भाई इंक्वायरी कर लो। लेकिन जब वो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं पैसे दूंगा या मैं पैसे दिलवाऊंगा, और कोई 10-10 रुपए की बात नहीं हो रही, 10-10, 20-20 करोड़ की बात हो रही है। और ये पैसा भी ऐसा नहीं है जो जनता के ऊपर खर्च हुआ हुआ है। बोल रहे हैं जो आपने व्यक्तिगत खर्च कर दिया है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। तो कहां से आ रहे हैं ये पैसे? ये देश का पैसा है, राजस्थान का पैसा है, गरीबों का पैसा है। यही तो लूट मचा रही थी कांग्रेस अभी तक, और आप वही कर रहे हो क्योंकि आप अभी भी सत्ता में हो राजस्थान के अंदर। गहलोत के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, उनकी पार्टी में उनका विरोध करने वाले सचिन पायलट गुट भी हैं। सचिन पायलट को गहलोत गद्दार तक बता चुके हैं, जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। दोनों नेताओं के बीच तनातनी बहुत ही ज्यादा रहती है। पिछले ही महीने 11 अप्रैल को सचिन पायलट जयपुर में गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई का दबाव बनाने के लिए 1 दिन के अनशन पर भी बैठे थे। पायलट का आरोप है कि वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नरम रहे हैं और भ्रष्टाचार के उन मामलों में आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि वो कई बार इसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिख चुके हैं। 6 अप्रैल को भी बाड़मेर में एक रैली में सचिन पायलट ने कहा कि राज्य में कहीं भी भ्रष्टाचार और लूट होगी तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। आज देश प्रदेश में कहीं लूटपाट होती है, भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करी। हो सकता है किन्हीं लोगों को बात पसंद नहीं आई हुई, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा, और आप सब लोगों के लिए, क्योंकि दीमक की तरह हमको यह भ्रष्टाचार खा रहा है। हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षा जी, ये कैसे समझा जाए, ये अशोक गहलोत ने क्या किया है, ये वो करना क्या चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ सचिन पायलट उनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप बड़े नर्म हैं वसुंधरा राजे पे, यहां तो वसुंधरा राजे के घर में जा करके अपनी नरमी दिखा रहे हैं कि वो बधाई भी दे रहे हैं कि आपने मेरी सरकार बचा ली। लेकिन वसुंधरा राजे इस तारीफ से खुश नहीं है।
करना क्या चाहा है? जी देखिए, इसमें मेरे को लग रहा है कि एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। अगर आप देखिए तो वसुंधरा राजे पर उन्होंने एक तरह से मॉरल हाई ग्राउंड लेते हुए कहा है कि उन्होंने नैतिकता के रूप में वो मेरी सरकार गिराने में शामिल नहीं हुई। अब ये अभी रियल पॉलिटिक्स के टाइम में वसुंधरा के लिए फायदेमंद नहीं साबित हो सकता है। और अगर वसुंधरा एक्चुअली पूरी तरह से रेस में उतर जाती है तो वो भी अशोक गहलोत के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अशोक गहलोत जो समाज कल्याण योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनकी पार्टी रिपीट कर जाएगी। लेकिन अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का चेहरा उनके सामने आ गया तो फिर उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि अगर आप राजस्थान के गांवों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की चर्चा होती है, लेकिन लोग ये पूछना नहीं भूलते हैं कि मैडम को कई होलो। तो ये बात जो है ना कि लोग जानना चाहते हैं कि वसुंधरा जी का क्या होगा, वो कहाँ है आजकल, क्यों नहीं आ रही है। तो एक तरह से इंटरेस्ट है लोगों में। दूसरी बात जो है कि क्योंकि यहाँ पर बीजेपी भी एक में भी मतभेद है, तो उसको दरारों को और बढ़ाने की एक कोशिश है, क्योंकि आखिरकार वो एक विपक्षी पार्टी है और उनके लिए एक चुनौती है। साथ में अगर उनके खिलाफ करप्शन का मुद्दा उठाया है तो उन्होंने भी संदेह के घेरों में सचिन पायलट गुट को डाल दिया है, ये कह के कि जो पैसे लिए थे भाई उनको लौटा दीजिए। तो हॉर्स ट्रेडिंग का एक तरह से एलिगेशन लगाया है, इशारा हुआ है, तो उनको भी संदेह के घेरे में ले लिया है। और हम जानते हैं संकेत, क्योंकि काफी साल से हम लोग इलेक्शंस कवर किए आते हैं, कि कभी कभी कुछ कुछ चीजें हैं जो पिकअप हो जाती हैं इलेक्शन में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये धारणा शुरू कर दो, जैसे कर्नाटक में एक 40% वाली बात जो है, बार बार कोई कोई राजनीतिक पार्टियों ने उसे दोहराया था, तो उसी तरह से अगर अशोक गहलोत भी कुछ बातों को दोहराएंगे तो राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाएगा और वोटर के माइंड में वो एक धारणा पैदा करता है जो अल्टीमेटली एक पब्लिक ओपिनियन, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करता है। और आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि सिर्फ गुड गवर्नेंस और मैनेजमेंट पे ही आप इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, आप परसेप्शन और नैरेटिव नहीं तो हर्षा, या जो हर्षा, धारणा मैं हम जो लोग आपकी कहते हैं, बात से उस समझ पर पा भी रहा हूं, आप इलेक्शन जीते। आपकी बात से जो मैं समझ पा रहा हूं, उन्होंने वसुंधरा राजे की तारीफ इसलिए शायद की सकती है कि आपने मेरी सरकार गिराई नहीं, जबकि पूरी मंशा थी आपकी पार्टी की, ताकि वसुंधरा राजे अपनी पार्टी में लोकप्रिय ना हो, उनका दावा कमजोर हो जाए और वो अशोक गहलोत के खिलाफ एक चेहरा बन के ना उतरे। तारीफ करके हटाना चाहा है। देखिए, उन्होंने वसुंधरा राजे की तारीफ करके आप जैसे कह रहे हैं, बिल्कुल दो चीजें करी है, क्योंकि अगर वसुंधरा राजे उनके सामने चेहरा बन के आती है तो फिर अशोक गहलोत के लिए चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि अभी उनके सामने कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी में 8 दावेदार है मुख्यमंत्री के लिए, और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये नहीं पता है। बीजेपी चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए, लेकिन शायद वोटर जो है वो समझते हैं, और अशोक गहलोत यही नस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यही नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य का इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन अलग अलग होता है। तो यहाँ पर लोग जानना चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। राजस्थान में कोई नहीं है, क्या प्रधानमंत्री का चेहरा चल पाएगा? तो ये सब सोच समझ तो बड़ी के जबरदस्त बात बताई ये बातें कही है। मतलब किसी की आप तारीफ कर दें और उसका खामियाजा वो आदमी जिसको बदले में थैंक यू कहना चाहिए वो भुगते कि भाई देखो हमारा आप दुश्मन तारीफ कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, और वो कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाए और आपका मुकाबला आसान हो जाए। ये तो गजब ही तिकड़म है। राजस्थान का मुकाबला बहुत ही रोचक होने वाला है। हर्षा कुमारी सिंह सारी जानकारी देती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आप भी जुड़ गए। अनिल जी, आप राजस्थान की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। अशोक गहलोत के बयान से क्या मतलब निकाला जाना चाहिए आपके हिसाब से? इसके 2 कारण मैं मानता हूं मेन। अगर आप देखें तो अशोक गहलोत ने कल ये स्टेटमेंट दिया। पहली बात तो ये, स्टेटमेंट के बाद अगर आप नोटिस करें तो अभी तक पायलट कैंप से कोई भी स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, सिर्फ एक मिनिस्टर के अलावा मुरारी मीना, जिन्होंने कहा हम पाक साफ हैं। कायदे से अगर प्रॉब्लम थी तो सचिन पायलट को आगे आके इसको काउंटर करना चाहिए था। वसुंधरा का स्टेटमेंट जरूर आया कि ये षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। इसका रीजन मैं एक मानता हूं कि उन्होंने एक तीर से कई निशाने कर दिए कल जब वो बोले। एक तरफ तो उन्होंने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर राजस्थान आ रहे हैं, आपको पता होगा 10 तारीख को उनका मीटिंग है 10 को, और कल राहुल गांधी आ रहे हैं, तो उनका एक तो पर्पस ये था कि प्रीएम्प्ट कैसे करें प्राइम मिनिस्टर को बोलने को करप्शन चार्जेस के ऊपर,
तो उन्होंने उल्टे करप्शन चार्जेस लगा दिए। एक तरह से अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, इन लोगों के नाम लेके, गजेंद्र सिंह शेखावत, एक तो इन्होंने प्रीएम्प्ट करा। दूसरा इन्होंने ये करा कि सचिन ग्रुप जो है उनको एक तरह से सख्ते में लिया है। अशोक गहलोत ने कल बोला कि इनको 10 से 15 करोड़ रुपए जो भी मिले वो अमित शाह ने दिए, और मेरा मानना ये है कि वो पैसे अब वापस दे देने चाहिए, नहीं तो प्रेशर में पता ही नहीं वो आप लोगों से क्या क्या काम कराएं। अगर आपने कुछ रुपए खर्च कर दिए हैं तो मैं या पार्टी एआईसीसी आपको दे देगा। तो एक तरह से सचिन पायलट उनके ग्रुप के ऊपर भी एक मेजर अटैक था उनका। और ये क्यों हुआ सचिन पायलट में? क्योंकि थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले आपने देखा होगा बाड़मेर में एक सभा थी, जिसमें सभा नहीं थी, एक हॉस्टल का इनॉग्रेशन था। हेमाराम चौधरी जो अशोक गहलोत की कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने पायलट को बुला के इनॉग्रेशन कराया था उसका। और वहां पे करीब 16 और 3 19-20 आदमी थे वहां पर जिन्होंने अटेंड करा था। तो उनको भी एक तरह से इन्होंने एक अपने घेरे में लेने की कोशिश करी कि आप लोगों ने पैसे लिए थे। एलिगेशन है उनकी तरफ से, हम इसको प्रूव नहीं कर सकते ऐसे जर्नलिस्ट की दिए थे नहीं दिए थे, क्या हुआ था पर्दे के पीछे हमें नहीं पता, उनका अशोक गहलोत का एलिगेशन है। तीसरा आप देखिए, उन्होंने वसुंधरा जी के लिए कहा कि उन्होंने मेरी सरकार को बचाया। ये कहने का एक सीधा सा मतलब है, जिसमें वसुंधरा जी का स्टेटमेंट में भी आया कि ये षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। इससे उनको, अशोक गहलोत को क्या फायदा होता है, क्वेश्चन उठता है। इससे उनको फायदा ये होता है कि बीजेपी के अंदर ही आपस में इस कदर लड़ाई करा दी जाए कि कांग्रेस को इलेक्शन में उसका फायदा मिले। क्योंकि कुछ भी कहिए, वसुंधरा जी मास अपील कैरी करती है, कारिश्मा कैरी करती है राजस्थान में। इसलिए मेरा मानना है उन्होंने एक तीर से 3 निशाने मारे, और उससे कई उनको फायदे होते हुए नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत को। उनको पता है कि अगर वसुंधरा फील्ड में आई उनके अगेंस्ट तो उनका इलेक्शन में कहीं ना कहीं अंतर पड़ेगा। अब उन्होंने 3 मारे। उनका मेन रीजन ये है कि बीजेपी को किसी तरह से ऑन करप्शन एंड ऑन वसुंधरा राजे कॉर्नर किया जाए, और उसका, और तीसरा प्राइम मिनिस्टर जो आ रहे हैं परसों, वो कुछ बोल नहीं पाए करप्शन के ऊपर। ये मेरा मानना है। अब ये अनिल जी, उन्होंने प्रयास तो जरूर किया है अशोक गहलोत ने, लेकिन कितना कामयाब होगा वो आगे पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर। क्या आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त विदेश में रहता है? क्या आपको उनके फोन आते हैं या व्हाट्सएप पर कॉल आते हैं? अगर आते हैं तो आपको उनके नंबर भी पता होंगे। जैसे अलग अलग देश से जब फोन आते हैं तो आगे +91 तो हमारा इंडिया का हो गया, इसके अलावा कहीं और से आएगा तो उसमें कुछ और नंबर होता है। दोस्तों का होगा तो आपने सेव किया होगा संभवतः, तो नंबर ही नहीं आएगा, तो आप उठा लेते हैं व्हाट्सएप पर भी। लेकिन क्या आपको कई बार विदेशी नंबरों से ऐसे फोन या व्हाट्सएप कॉल भी आते हैं जिन्हें आप पहचानते नहीं? अगर ऐसा हो रहा है तो आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो व्हाट्सएप मिस्ड कॉल से धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। और इस बीच अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो एक बार ध्यान से अपने व्हाट्सएप को देखिए, उसके कॉल सेक्शन में आपको किसी विदेशी नंबर से फोन आया हुआ हो। ऐसे नंबरों से आप सावधान रहिए, ना उन्हें उठाइए और ना ही उनसे आपको आने वाले मैसेजेस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देनी। एनडीटीवी इंडिया पर हम आपको ऐसे फर्जीवाड़े पर लगातार आगाह करते रहे, हमने लगातार इस पर कार्यक्रम किए। उधर फर्जीवाड़ा करने वाले जो ये कदम उठा रहे हैं वो अलग अलग तरीके इजाद कर रहे हैं। जैसे कि पहले आपको याद होगा कि ईमेल पर फिशिंग होती थी, वो फ्रॉड पकड़ा गया। फिर एक ओटीपी फ्रॉड हुआ, वो फ्रॉड पकड़ा गया। मिस्ड कॉल का एक फ्रॉड होता था, वो पकड़ा गया। लेकिन अब व्हाट्सएप के यूजर उनके निशाने पर हैं, यानी कि आपको पता भी नहीं है अब व्हाट्सएप को आप कैसे ब्लॉक कर देंगे। जब आपको आएगा नंबर उसके बाद ब्लॉक करेंगे ना। लेकिन अब व्हाट्सएप पर भी वो आपको विदेश से फोन कर रहा है। हेलो सर। हेलो, मैं कंपनी से बात कर रही हूँ। यस बताइए। आप हमारे एक इनाम के विजेता हैं। आपके फोन पर एक ओटीपी आया है, वो आप शेयर कर दीजिए। ये व्हाट्सएप कॉल आपके फोन को अपने कब्जे में ले सकती है और उसके बाद आपके अकाउंट तक पहुंच बनाकर
उसे खाली भी कर सकती है। भारत के लिए यह स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, इसका अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि भारत में करीब 50 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और दुनिया में व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा यूजर भारत में। व्हाट्सएप का हर 5वां यूजर भारत में। यही वजह है कि फर्जीवाड़ा करने वालों की भारत पर एक खास निगाह आ गई। व्हाट्सएप खुद भी अपने यूजर्स को आने वाली ऐसी कॉल्स पर निगाह रखने के लिए कहता है। लगातार ये बताता है कि हमारा मैसेज तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, ये मत करें, वो मत करें, लेकिन उसके बावजूद भी फोन्स आ रहे हैं। हमने अपने कुछ जो कॉलीग्स हैं, जो न्यूज रूम में हमारे साथी हैं, उनसे भी हमने पूछा कि क्या उनको फोन आ रहे हैं, और सब ने बोला हाँ फोन तो आ रहे हैं। और किस किस नंबर से आते हैं आपको वो दिखाते हैं। +62 ये आगे शुरुआत में होगा, आपके व्हाट्सएप में कॉल आएगा। ये आ रहा है इंडोनेशिया से, या ऐसा बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया, हो सकता है हिंदुस्तान से ही कोई कर रहा हो। ये टेक्नोलॉजी होती है, यहीं से बैठे बैठे पता चला कोई कर रहा है और नंबर आ रहा है इंडोनेशिया का। +84 वियतनाम, +55 ब्राजील, +27 साउथ अफ्रीका और +223 यानी कि माली। इतने सारे देशों से, या आपको ऐसे लगेगा कि विदेश से फोन आ रहा है तो आपको लगेगा कि बहुत जरूरी बात होगी, उठा लें देख लें। सवाल यह है कि इन संदिग्ध व्हाट्सएप कॉल्स के पीछे कौन लोग हैं और उनकी मंशा क्या है, और एकदम से पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इतने सारे लोगों को ये व्हाट्सएप नंबर्स कैसे मिल गए। जैसा कि हमने आपको बताया, भारत में इस तरह के स्कैम कॉल्स कोई नई बात नहीं। ऐसी संदिग्ध सामान्य कॉल भी लोगों को लगातार आती रहती हैं और कई लोग इन कॉल्स पर जवाब देकर अपने लाखों करोड़ रुपए गंवा चुके हैं। इस पर आपने वेब सीरीज भी देखी होगी। इसके बाद टेलीकॉम एक्सपर्ट्स और जो ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने ऐसे संदिग्ध कॉल्स को फिल्टर करने के लिए एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्टर स्पैम लगाया है। इससे संदिग्ध कॉल्स में कुछ तो लगाम लगी, लेकिन फर्जीवाड़ा करने वालों ने इसके बाद जैसे ही ये फिल्टर लगा, वो व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर उतर आए, क्योंकि उनको मालूम है 50 करोड़ लोग हैं, कहां तक व्हाट्सएप पर अब फिल्टर लगाएंगे। तो उन्होंने व्हाट्सएप के यूजर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमने जब अपने ही न्यूज रूम में इस स्थिति का जायजा लिया तो हमें इतने सारे हमारे कॉलीग्स मिले जिनको बिल्कुल इसी तरीके के फोन कॉल्स आए। आप जो चर्चा कर रहे थे संकेत जी, ये जो मिस कॉल, वीडियो कॉल आ रहे हैं अननोन नंबर से, बाहर विदेशी नंबर्स अलग अलग होते हैं जिससे कॉल आ रहे हैं। ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ। मैं आपको दिखाता हूं, अभी ये कल का ही एक कॉल है मेरे फोन पर, ये +224 627 695308। तो ये मैंने पहले कंट्री कोड चेक किया, तो यहाँ पर ऐसा कोई है नहीं कि मेरा कोई जानने वाला रहता हो, और ये सिर्फ पहली बार कॉल नहीं है, कई बार कॉल आए। अब कुछ लोगों को ये भी मैंने सोचा कि किसी से बात करूं एक्सपर्ट से, तो कोई ये बता रहा है कि देखिए ये मैलवेयर इंस्टॉल करने के लिए वीडियो कॉल हो सकता है, कोई किसी स्कैम की बात करता है। पर अभी तक कम से कम मैंने सिर्फ इतनी छोटी समझदारी दिखाई है कि ना तो मैंने इन्हें उठाया है, ना कॉल बैक किया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा समझना आपके शो में कि इनसे बचना कैसे चाहिए। ऐसी बहुत सारी वीडियो कॉल्स आ रही हैं व्हाट्सएप पे जिसका नंबर ना कभी सुना है और अजीब अजीब जगह से है, +22 +66 ऐसे नंबर और कोड्स कभी देखे नहीं, और ये बोला जा रहा है फ्रॉड है, तो हम तो उठा नहीं रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों को ऐसे कॉल्स आ रहे हैं। मुझे लगता है इस पर जरूर हमें देखना चाहिए। 25 अप्रैल को मेरे व्हाट्सएप पर भी एक वीडियो कॉल आया, और ये 3 बजे के करीब, तो मुझे समझ में आ गया था ये फ्रॉड का कॉल है, क्योंकि पहले कई बार हम लोगों ने ऐसे मिस कॉल को लेकर प्रोग्राम भी कर चुके हैं। लेकिन जो आम लोग होते हैं तो वो लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो कई बार वो लोग उस कॉल को जो है वो पिक करते हैं, या फिर उनको लगता है कोई उनका रिश्तेदार किया हो, कोई फ्रेंड किया हो, वो दोबारा फिर उसमें कॉल करते हैं। जब आप करते हैं फिर आप फंस जाते हैं। तो जब भी आपको लगता है कि बाहर से कोई मिस कॉल आ रहा है तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, और उस कॉल को जो है आपको पिक नहीं करना चाहिए। अगर आप पिक करेंगे तो आप फंस सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट से पैसा जो है निकल सकता है। जैसे ही मुझे ये मिस कॉल आई एक बाहर के नंबर से, तो लेकिन मैं वैसे बहुत जागरूक रहता हूँ इसके बारे में।
कि अगर कुछ गलत बाहर का नंबर है तो मैं वैसे उठाता नहीं हूँ। तो मैंने वही फॉलो किया। मुझे इतना नहीं पता कि अभी आजकल ट्रेंड है ऐसे मिस्ड कॉल आने का, लेकिन मैं वैसे भी अपना देखा जैसे ही कि बाहर का नंबर है तो मैंने उसको कॉल नहीं लिया। तो अब लोगों को आइडिया लगने लगा है। ऐसे मत सोचिए कि कोई विदेश से कोई हमें फोन कर रहा होगा अननोन नंबर से। जी नहीं, ये फ्रॉड है। अब इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये समस्या कितनी बढ़ चुकी है। कोई कॉल वियतनाम के कंट्री कोड से आ रही है, कोई इंडोनेशिया के कंट्री कोड से आ रही है, कोई ब्राजील के कंट्री कोड से आ रही है, जैसे कि हमने आपको सब दिखाया। हमने ये भी पाया कि अधिकतर इंटरनेशनल कॉल्स दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से आ रही है। जानकारों के मुताबिक फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को निशाना बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि VoIP। वो इस नंबर का सहारा लेते हैं और उससे व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं। ऐसी कॉल अगर आप उठा लेते हैं या मैसेजेस का जवाब देते हैं तो संभावना है कि आप दूसरी ओर से बोलने वाले के बहकावे में आ जाएंगे। वो आपको आसानी से हर रोज कुछ हजार रुपए कमाने का लालच देंगे या किसी लिंक से जुड़े वीडियो को क्लिक करके लाइक करने पर पैसे देने का वादा करेंगे। संभव है कि वो शुरू में आपके अकाउंट में कुछ पैसा भी भेजना शुरू कर देंगे, लेकिन जब तक आपको कुछ समझ आएगा बहुत मुमकिन है कि आपके अकाउंट से पैसे निकल चुके हों। कई बार दूसरी ओर से आपको किसी खास ऐप को इंस्टॉल करने का भी एक बात कही जाती है कि आप ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, इसमें ये फीचर है, इसमें आप इतना करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। वो ऐप अपने आप में एक वायरस होगा और आपका अकाउंट और फोन अपने कब्जे में कर लेगा और हैक कर लेगा। थोड़ा सा सावधान और हम सब बच सकते हैं। यही वजह है कि व्हाट्सएप भी इस स्थिति को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि एकदम से इसमें उछाल आया और इसे रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि इसके यूजर्स सुरक्षित रहें। हम व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप की हर महीने आने वाली ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक 1 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 के बीच, यानी कि एक ही महीने में 47,15,906 व्हाट्सएप अकाउंट्स पर पाबंदी लगा दी है, जिसने फर्जी कॉल आने की शिकायत आ रही। इनमें से करीब 17 लाख अकाउंट वो थे जिन पर व्हाट्सएप ने यूजर्स की शिकायत आने से पहले ही पाबंदी लगा दी। भारत में स्पैम कॉल कितनी तेजी से बढ़ी है इसका अंदाजा आपको कॉलर आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेशन यानी कि ट्रू कॉलर की 2021 की एक रिपोर्ट से मिले। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक मोबाइल फोन यूजर को एक दिन में औसतन करीब 17 स्पैम कॉल्स आते हैं। 17 बार कोई ना कोई आपको फोन करता है, कुछ ना कुछ बेचने के लिए, कुछ ना कुछ बताने के लिए। आजकल तो एक और नई चीज सीखी है उन्होंने, अपना टारगेट पूरा करने के लिए 5 सेकंड तक आपको होल्ड पे रख देते हैं और उसके बाद फिर कुछ बोलना शुरू करेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्कैम और स्पैम से प्रभावित होने वाले देशों में 2020 में भारत 9वें स्थान पर था, यानी कि 9th, और 2021 में यानी कि महज एक साल में 4थे स्थान पर पहुंच गया। यानी कि सबसे ज्यादा जहां पर स्कैम और स्पैम हो रहा है, हम 4थे नंबर पर थे 2021 में। बिन मांगे आपको कुछ मिले ना मिले, मैसेज तो जरूर मिले हो। एसएमएस से भी और व्हाट्सएप के जरिए भी आपके मैसेज बॉक्स में ऐसे फालतू मैसेज की भरमार हो जिसकी आपको जरूरत भी नहीं, और ये सब आपको मिलते ही रहते। दिल्ली के एक कम्युनिटी सोशल नेटवर्क लोकल सर्कल्स की फरवरी 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जिन व्हाट्सएप यूजर्स का सर्वे किया उनमें से 95% का दावा है कि उन्हें संदिग्ध और बिन मांगे मैसेज हर दिन आते हैं। इस सर्वे के लिए लोकल सर्कल्स ने करीब 350 जिलों में 51,000 लोगों से जवाब लिया। जामताड़ा का नाम आप सब ने सुना ही होगा, इस पर वो नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज भी बनी है। झारखंड का ये जिला फोन कॉल के जरिए फ्रॉड का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है, और ये वेब सीरीज की बात नहीं है, सही में है। इस पर एक सीरीज तो आप लोगों ने देखी हो, नहीं देखी है तो देख लीजिए, दिमाग की इंद्रियां खुल जाएंगी।
इसी जामताड़ा से पूरे देश में लाखों लोगों को अरबों रुपए का चूना लग चुका है और यहां से एक पूरा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट काम करता है। 19 अप्रैल को ही दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 31 साल की एक आदमी को गिरफ्तार किया, जिसने हजारों सिम कार्ड खरीदे, इन्हें एक्टिवेट किए और फिर जामताड़ा और देश के दूसरे इलाकों में काम करने वाले साइबर अपराधियों को बेच दिया। पुलिस ने नसीम नाम के इस आरोपी से करीब 22,000 सिम कार्ड जब्त किए। 22,000 सिम कार्ड एक आदमी से। ये कौन सी कंपनियां हैं और ये सिम कार्ड ऐसे कैसे बेच रही हैं? 22,000। ये सिम कार्ड देश के सभी बड़े सेलुलर सर्विस प्रोवाइडर्स के थे। जब्त हुए सिम कार्ड्स में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देशों के इंटरनेशनल सिम कार्ड भी थे। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने जामताड़ा में साइबर अपराधियों के एक गैंग का भंडा फोड़कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो अलग अलग बैंकों और ई कॉमर्स साइट्स के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों से संपर्क कर रहे थे और उन्हें ठग रहे थे। बहुत बड़ा स्कैम है ये, बहुत बड़ी तकलीफ की बात है, लेकिन इससे निजात कैसे पाया जाए? रितेश भाटिया हैं फाउंडिंग डायरेक्टर V4 वेब साइबर सिक्योरिटी के। रितेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए लोगों को जागरूक करना ये बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ सवाल क्या सरकार से नहीं पूछे जाने चाहिए? ये किस तरीके के कानून है हमारे देश में कि आपने एक स्पैम या एक स्कैम बंद किया और दूसरे ने जन्म लिया और लेते ही चला जा रहा है? जी संकेत, पहले बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे सारे अवेयरनेस के शोज भी करते हैं। अभी कैसे अगर आप देखोगे ना, तो मैं ऐसे कहूंगा कि देश के जो सिटीजन्स है हमारे पे एक इकोनॉमिक साइबर वॉरफेयर चालू है। मैं बहुत सोच समझ के ये वर्ड यूज कर रहा हूँ और मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ क्योंकि आप देख चुके हो इसके पहले भी हमारे साथ एक लोन ऐप स्कैम्स हुए थे और उस लोन ऐप स्कैम्स में एग्जैक्टली वही हो रहा था जैसे आप बता रहे थे। वो ऐप्स थे, वो मैलवेयर आ रहे थे वगैरह। आखिरकार हुआ क्या? पैसा कहाँ जा रहा था? क्रिप्टो में कन्वर्ट होके वो पैसा चाइना में गया है। उसकी हम लोग ने मतलब काफी इन्वेस्टिगेशंस भी हुई और वो प्रूव भी हुआ है एज सच। अब क्या हो रहा है, ये जो अगर आप देखोगे जो व्हाट्सएप के कॉल्स है ये भी कहाँ से आ रहे हैं? इंटरनेशनल नंबर से आ रहे हैं। और ये मिस कॉल क्यों देते हैं ये समझिए, क्योंकि ये अभी एक बॉट से आ रहे हैं। वो पहले चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो नंबर्स है वो एक्टिव है कि नहीं। जाहिर सी बात है जब आपको वो कॉल आता है, अभी जैसे हमारी टीम ने हमने आज ही किया, जैसे हमको कॉल आया, हमने जब कॉल रिटर्न किया ऑटोमेटिकली मैसेज आ गया कि हम इस HR कंपनी से हैं और क्या आप ये YouTube के लिंक्स को क्लिक करेंगे, हर लिंक पे क्लिक करने पे 50 रुपए मिलेंगे और हमको मिले भी। हमको बोला गया कि 3 लिंक पे क्लिक करो, हमने 3 लिंक पे क्लिक किया, उनको स्क्रीनशॉट भेजे, उन्होंने हमसे बैंक अकाउंट मांगा, तुरंत हमको हमारा 150 रुपए मिल गया। तो वो क्या कर रही है, बॉट्स के थ्रू पहले आप चेक कर रहे हैं कि ये जो कॉल्स है आप उनको जब रिप्लाई करते हो कोई मैलवेयर नहीं इंस्टॉल हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, फोन कट जाता है और आपको ऑटोमेटिकली वो एक मैसेज आ जाता है। अब यहाँ पर शुरुआत होती है जब आपको 150 रुपए मिल गया, आपका ट्रस्ट जीता गया है और ट्रस्ट जीतने के बाद अब बोलते हैं कि अभी आगे का काम ये रहेगा। और वो आगे के काम होते हैं जब आप 10,000 रुपए डालते हैं, 50,000 डालते हैं, ऐसे करके मेरे पास जो विक्टिम्स आए, एक ने 31 लाख खोया है और दूसरी ने, वो लेडी ने 27 लाख खोया है। आप जो सरकार की बात कर रहे हैं, आई एम कंप्लीटली इन अग्रीमेंट विद यू, क्योंकि आप देखिए नो लेसन्स लर्न्ड। इतना हुआ लोन ऐप स्कैम्स में, लोगों ने सुसाइड कमिट किया, लोगों के पैसे चले गए, उसके बावजूद भी अब क्या हुआ, एक दूसरे तरीके से हो रहा है। रोज इतने कंप्लेंट्स पुलिस स्टेशंस में जा रहे हैं, सरकार को भी पता है, खाली अवेयरनेस के वो सर्कुलर्स आ रहे हैं, कुछ कार्टून्स आ रहे हैं। एक्शन किधर है? एक्शन की बहुत ज्यादा जरूरी है और स्पेशली आप समझिए ये हमारा ही हार्ड अर्न्ड मनी है जो क्रिप्टो में कन्वर्ट होके आपके एक दूसरे देश में जा रहा है। संकेत नहीं, लेकिन देखिए अभी सरकार से अगर ये पूछा जाए तो देश का नंबर होता तो आप पता लगा सकते थे, उन लोगों को अरेस्ट करते या उनके खिलाफ सख्त धाराएं लगाते। ये तो विदेश से फोन आ रहे हैं।
नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसमें कैच कैसा है। जब वो 150 रुपए मिल रहा है, वो आपको 150 हमारी इंडियन फिनटेक कंपनीज जो पे आउट्स करती है वहां से मिल रहा है। तो वो जो कंपनीज हमको जो पैसा दे रही है उनको कहां से मिल रहा है? उनको वो जो क्लाइंट्स है वो दे देते हैं, ये लो 5 लाख। तो क्या इन कंपनियों के किसी मालिक को गिरफ्तार किया है सरकार ने? ये तो कितने टाइम से स्कैम चल रहा है, महीना 2 महीना तो हो ही गया। देखिए, ये कंपनीज इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ ये कंपनीज जो है वो प्रॉपर केवाईसी नहीं कर रही है। उनको शायद समझ में भी नहीं आ रहा है ये 150 का मतलब क्यों दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, तो वो इजीली पॉइंट आउट जा जाता है कि ये 150 ही क्यों जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं है कि 140 है 170 है। तो वो इजीली फ्लैग ऑफ होना चाहिए। दूसरे, हाँ अरेस्ट हुए हैं, मुझे याद है, मुझे पता है मुंबई पुलिस ने कुछ अरेस्ट किए हुए हैं। और वो कौन निकले हैं? 18 साल का लड़का है, 21 साल का लड़का। और जब उनसे बात की गई है, उन्होंने कहा है ये सारा जो पैसा है हम सिर्फ लेते हैं और आगे हम किसी को देते हैं, और वो क्या करते हैं उनको भी पता नहीं है। तो देखा जाए तो काफी कुछ मिल सकता है, बस वो एक इंटेंट की जरूरत है और साथ में मिल के सारे स्टेट्स के साथ मिल के इसको एक्सपोज करने की बहुत जरूरत है। संकेत, रितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे भी वादा करता हूं और अपने दर्शकों से भी कि हम लगातार इसको एक सीरीज की तरह चलाएंगे यहां पर, और सिर्फ अवेयरनेस फैलाने के, जागरूक करने के लिए मकसद से ही नहीं, ताकि सरकारें होश में आए और कोई फैसला लें, ठोस कदम उठाएं। नहीं तो क्या है, आप ये सोचिए कि आज व्हाट्सएप है, आपने यहां व्हाट्सएप पे जागरूक किया, फिर कोई स्कैम, फिर कहीं और से स्कैम, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज स्कैम, अलग अलग तरीके निकालते रहेंगे। इसको कैसे रोका जाए? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों की खबर में सिलसिला जारी रहेगा। और अब एक खबर हमारी सीरीज मेरे घर की कहानी से। दिल्ली से सटे नोएडा का ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसको आज से 10 से 12 साल पहले नोएडा एक्सटेंशन के नाम से भी जाना जाता था, वहां आज ऊंची ऊंची और चमचमाती इमारतें खड़ी हैं। लेकिन आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, पहले अपने फ्लैट के लिए, और अगर फ्लैट मिल गया तो बेहद साधारण सुविधा के लिए। बिल्डरों ने धोखा दिया या अपना वादा पूरा नहीं किया, सरकार या अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारी से चूकी, तो क्या अब इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अदालतों से उम्मीद है? हमारे सहयोगी शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। और इतना पैसा लगा हुआ है हम लोगों का, नौकरी पैसा वाले लोग हैं, कोई वो तो है नहीं कि बहुत पैसे वाले हैं कि पैसे कहीं से हमारे पास आ गए हो हम कहीं लगा दिए। अपनी रिटायरमेंट के पैसे आए, गवर्नमेंट की नौकरी 30 साल करे उसमें पैसे आए, तो ये पैसे इसमें लगाए गए। अब आप बताइए कि हम लोग इसके लिए क्या करें अब। ये हैं हेमलता, जिन्होंने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अपने घर का सपना देखा। पति के रिटायरमेंट पर जो पैसा मिला उससे 2014 में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रोजा चौक के मैस्कॉट मनोरथ में 1300 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदा। बिल्डर ने कहा था 2016 तक मिल जाएगा, 2023 आ गया। फ्लैट का स्ट्रक्चर तो तैयार है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। मामला NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में लंबित है। ब्याज के साथ वापस कर दिया जाए, नहीं फ्लैट है, हमको पैसे दे दीजिए, हम कहीं अलग खरीद लेंगे, अपना कहीं अलग रहेंगे। ये बताइए, पैसे तो मिल रहे हमारे, जमा पूंजी हमारी इतनी आज कम से कम 80 लाख रुपया 90 लाख रुपया बन गया होता है। ये हाँ, ब्याज के साथ 2014 में जो दिया था जी। तो हमें तो कहीं भी फ्लैट मिल जाएगा, इतने पैसे लगाएंगे, हमको इसको गवर्नमेंट ले ली तो गवर्नमेंट ले ले, हमें पैसे वापस कर दे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एलिगेंट विलेज सोसाइटी, लोग इसके सामने से निकल जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता सोसाइटी यहाँ है, क्योंकि एक अदद बोर्ड तक नहीं लगा। बिल्डर ने 2014 तक लोगों को बनाकर देने का वादा किया। 2017 में किसी तरह कब्जा मिलना शुरू हुआ, लेकिन लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं तक को रो रहे हैं।
65 साल के गणेश चंद्र अरोड़ा केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय से रिटायर होकर पूरे जीवन की जमा पूंजी फ्लैट खरीदने में लगा चुके हैं। 5 साल से यहाँ रह भी रहे हैं, लेकिन आज तक ना तो उनके फ्लैट की रजिस्ट्री मिली और ना ही टावर में लिफ्ट लगी। एक लिफ्ट जरूर है, लेकिन जब खराब हो जाती है तो अरोड़ा साहब को 16वें माले पर खुद ही चढ़ना पड़ता है। 2 में से केवल एक लिफ्ट लगी है, वो भी लिफ्ट आए दिन खराब रहती है और हम बहुत बड़े परेशान हैं। 16वें फ्लोर में रहता हूँ, मुझे जो है कई बार 16 फ्लोर चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। यहाँ बिजली का भी कोई वो नहीं है कि ढंग से बिजली आती हो। ये सोसाइटी बनने से लेकर आज तक कभी नई या चमकती नहीं दिखी। बिल्डिंग में अंदर और बाहर पेंट के साथ पलस्तर भी नहीं दिखता। कॉलोनी की बाउंड्री भी ठीक ठाक नहीं दिखती। लोग बताते हैं साफ सफाई भी खुद करनी पड़ती है। बिजली के मीटर भी कुछ इस तरह लटके हैं। यहाँ लाइट रहती है प्रॉपर। अच्छा। ना कोई कूड़ा उठाने वाला आता है, ना सफाई करने वाला कर्मचारी आता है। कहीं भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। यहाँ पे इतनी ज्यादा मुश्किलें हैं। कोई आप देखेंगे कि कोई भी यहाँ पे आप देखेंगे हाउसकीपिंग का कोई काम नहीं है, हम लोग को खुद करना पड़ता है। यहाँ से लेके स्टेयर्स तक सारे करते हैं बैठ करके। और यहाँ का खैर स्थिति तो इतना बुरा है कि आप देख सकते हैं 2 बार आग लग चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ का पैनल सही नहीं हुआ है। आग की समस्या तो बनी ही रहती है। अगर आप कुछ हैवी चीजें चलाओ तो डर लगा रहता है कि कब जल जाए। लोगों का कहना है कि पार्किंग, क्लब, पार्क के नाम पर भी पैसा लिया गया, लेकिन आज तक कोई सुविधा नहीं मिली। इनका मामला भी अदालत में है। इस सोसाइटी के लोगों से बिल्डर ने पार्किंग के नाम पर 1 से 2.5-3 लाख रुपए तक लिए, लेकिन किस तरह की पार्किंग अब तक मिल पाई है ये देखिए। ये खंडर टाइप सी पार्किंग है और यहाँ पे सुरक्षा की भी कोई खास इंतजामात नहीं है। ये देखिए, ये ऐसे है कि यहाँ पर अगर कोई आए और उसको पता ना हो तो गिर भी सकता है। यहाँ पर लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है और जिस तरह की ये पार्किंग है, पैसे चुकाने के बावजूद भी उसे देख के ऐसा लगता है कि एक छोटा सा होर्डिंग और यहाँ पर लगा देना चाहिए, पार्किंग एट ऑनर्स रिस्क। यानी जिस पार्किंग के लिए लोगों ने पैसे दिए हैं, अपने घर में ही जो है एक तरह से पार्किंग कर रखी है, उसके लिए भी लोग जो हैं खुद ही जिम्मेदार होंगे अगर यहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे। और ये देखिए, मैंने कहा ना कि सुरक्षा के इंतजामात जो हैं वो किस तरह के हैं। ये भी खुला पड़ा हुआ है कि कोई अगर व्यक्ति ध्यान ना दे तो नीचे गिर भी सकता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत सी सोसाइटी में ये समस्याएं बहुत आम हैं। बिल्डरों ने मनमानी और धोखाधड़ी की, सरकार और अथॉरिटी ने भी ढील दी और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। नतीजा ये कि अब नजरें अदालत पर ही लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर्स के 45,000 अधूरे फ्लैट एनबीसीसी जैसी सरकारी कंपनी से बनवाने का आदेश देकर खरीदारों को राहत दिलाई। कंपनी के मालिक अनिल शर्मा को जमानत ना देकर ऐसे सभी मामलों में सख्त संदेश देने की कोशिश की। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में करीब 100 प्रोजेक्ट एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, जिसमें दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। ये डाइवर्जन और अथॉरिटीज के एक्शन ना लेने के कारण जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, उसी का नतीजा है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स, और जैसा आप यूपी रेरा की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा करीब 100 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं सिर्फ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो आज इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी के प्रोसीडिंग्स के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि अदालत का रास्ता लंबा होता है, इसलिए घर खरीदारों को अभी थोड़ा और संघर्ष करना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही।